अस्सलाम वालेकुम बेटे जी। जो आज हमने नेक्स्ट टिश्यू की टाइप डिस्कस करनी है, कल हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी में 4 मेजर टाइप के टिश्यूज़ जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एपिथेलियल के बाद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को जिस तरह से नाम जो है मेरे बेटे ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि ये जिन्हीं ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किसको करते हैं? दूसरे टिश्यूज़ को बॉडी के या तो बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं सपोज, या किसी और टिश्यूज़ के साथ जो है वो बोन के बाकी टिश्यूज़ को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इसे डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं और बाइंड करते हैं एक बॉडी के टिश्यू को दूसरे बॉडी के टिश्यूज़ के साथ। ये एक्चुअली आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कनेक्टिव मतलब कि जो किसी चीज़ को जोड़ेंगे या कनेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात की जाए, जब इन्हें हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर सेल्स जो हैं उनकी लूज अरेंजमेंट होती है। सेल जो है वो आपस में, जिस तरह से कल हमने एपिथेलियम की बात की थी, वहाँ पे बेटे हमने कहा था कि जो एपिथेलियम है उसके अंदर टाइटली ज्वाइंट सेल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर सेल्स जो हैं वो उनकी लूज अरेंजमेंट मौजूद होती है। और सेल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल का नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर सारे बिखरे हुए होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं। बाकी मेरे बेटे जो नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है उसके अंदर वेब ऑफ फाइबर, वेब कहते हैं हम, एक जाला सा पर प्रेजेंट होता है, एक जाल की तरह के फाइबर्स जो हैं वो फाइबर्स के जाल मौजूद होता है। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये एक होमोजीनियस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी बाहर जो है वो नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो है उसके अंदर क्या होता है कि वेब ऑफ फाइबर मौजूद होते हैं, और वो जो फाइबर्स हैं वो एक होमोजीनियस एक जैसे ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो है वो सारे धंसे हुए होते हैं। वो जो सब्सटेंस है वो या तो हो सकता है कि कोई लिक्विड हो, या कोई जेली टाइप का स्ट्रक्चर हो, या फिर सॉलिड हो, ठीक है मेरे बेटे जी। ये होता है कि, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू में दोबारा आपको बताऊं तो सेल जो है इनकी लूज अरेंजमेंट होती है। सेल्स आपस में टाइटली ज्वाइंट नहीं है, ये लूज अरेंजमेंट में है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर बिखरे हुए हैं। कंपोजिशन की बात करें तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर मेनली इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, और सेल्स के साथ साथ जो मैट्रिक्स होता है ये मैट्रिक्स आगे फर्दर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं और एक ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है और फाइबर्स होते हैं। मेरा बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू है अभी हमने कहा कि ये मैट्रिक्स से मिलके और सेल से मिलके बने। मैट्रिक्स के अंदर मेरे बेटे दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं लिविंग सेल्स, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है हमारे पास नॉन लिविंग। अगर हम एज अ होल बात करें ना इसकी कनेक्टिव टिश्यू की तो हम कहते हैं जी लिविंग सेल्स हैं, और इसके साथ साथ जो है वो क्या है, एक लिविंग पोर्शन है जो कि सेल है, और जो नॉन लिविंग पोर्शन है उसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। और मेरे बेटे ये जो मैट्रिक्स होता है इसके आगे अंदर आगे फिर आपके पास फाइबर्स भी हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी है। मेरे बेटे ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये मिल के बना होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो प्रोटीन्स, आप कह सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो या तो ऑर्गेनिक पोर्शन या वो जो सब्सटेंस है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो या तो वाटर हो सकता है या तो कोई और मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं। अब मेरे बेटे जो आगे फिर है कि जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें फर्दर आगे उसके साथ साथ ही क्या है कि जी उसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक पोर्शन में जो तीन तरह के आगे फाइबर्स जो हैं वो अभी हमने कहा ना कि मैट्रिक्स जो मिलके बने ग्राउंड सब्सटेंस से और फाइबर से। वो जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी ऑर्गेनिक पोर्शन प्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं, और फाइबर्स जो है वो या तो कोलेजन फाइबर्स होंगे, ठीक है, या इलास्टिक भी हो सकते हैं, और रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं इनके हम कहते हैं कि इनमें रेटिकुलर यानी नेटवर्क टाइप मौजूद होता है। ये अगेन कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपस में डिफर तो करते हैं, इनके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। हम ब्लड देखेंगे, एडिपोज टिश्यू देखेंगे, कार्टिलेज देखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो वो कहते हैं सारे जो कनेक्टिव टिश्यू की हैं टाइप्स हैं ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ तो बहुत है, लेकिन स्टिल जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। एक सेल्स हैं, प्रोटीन के फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है। ये तीन चीज़ें मिल के कनेक्टिव टिश्यू को बना रही होती हैं। इनके अलावा भी ये आपस में बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। प्रोटीन फाइबर्स और जो ग्राउंड सब्सटेंस है इनको कलेक्टिवली, प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं।
और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंपोजिशन ये बना कैसे है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली डिटरमिन कर रहा होता है कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन को भी और उनके करैक्टर्स को भी। अगर हम बात करें तो मेजर टाइप्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 6 मेजर कैटेगरीज, जिनमें हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। वन बाय वन हमने जिस तरह से एपिथेलियल में डिस्कस किया था इस तरह से हमने वन बाय वन इनको भी डिस्कस करते जाना। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर्स कोलेजन के मौजूद होते हैं। किसके अंदर? लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करने जा रहे हैं। इस जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी है इसके अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर्स वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और फ्लेक्सिबल फाइबर्स हैं कोलेजन के। इसके अंदर जो है ये आपके पास कोलेजन क्या है? प्रोटीन है। फाइबर्स जो है इंटरवोवन जो है वो इंटरवोवन हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से वो आपके पास ये जो ऊन का कपड़ा वगैरह होता है तो उसमें आप देखते हो कि बुना हुआ होता है, तो इधर भी कह रहे हैं कि फाइबर जो है वो एक दूसरे के बुने हुए हैं फाइन इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स के साथ, ठीक है। और एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू की जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है मेरे बेटे एक एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू है। द कोलेजन जो कोलेजन है वो इस जो ये सारा है अभी हमने कहा कि ये जो फाइबर्स हैं ये इंटरवोवन है किनके साथ? फाइन इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स के साथ। और ये जो कोलेजन है जो कि इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है ये इस लूज कनेक्टिव टिश्यू को इलास्टिक बनाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी होती है इसमें और इस इलास्टिसिटी की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें कोलेजन जो है जो इसको इलास्टिक बनाता है और वही इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू को एक एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू भी बनाता है। एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू कैसे? ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू को उसके अंडरलाइन एपिथेलियल कल हमने देखा था सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास उसके पास आपने देखा था एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है जो कि एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली किसी दूसरे अंडरलाइन टिश्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू है और ये बाइंड करता है एपिथेलियल टिश्यू को जो अंडरलाइन टिश्यूज के साथ, जो नीचे मौजूद टिश्यूज होते हैं उनके साथ कनेक्टिव टिश्यू जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू ये एपिथेलियल टिश्यू को बाइंड कर रहा होता है। और ये जो है ये ऑल्सो यूज्ड इसको मटेरियल जो है उनको पैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है टू होल्ड ऑर्गन्स को उनकी जगह पे प्लेस करने के लिए और मटेरियल जो एज पैकिंग मटेरियल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑर्गन्स वगैरह जो है उनको पोजीशन पे ही रखा जाए। देन मेरे बेटे ये डायग्राम में जिस तरह आपको शो हो रहा है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के एक डायग्राम में लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हैं सेल्स कितनी तरह के हैं। यहाँ पे आप देखें ये जी इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये वो रेटिकुलर फाइबर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये मैक्रोफेजेस, ये नर्व फाइबर्स, लिम्फोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स हैं। तो ये मेरे बेटे सारे डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं ये सेल क्या करते हैं, इन देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल सेल हैं कनेक्टिव टिश्यू का वो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मोटाइल भी होते हैं, ठीक है, एबल टू मूव होते हैं और उसके बाद इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि माइटोसिस वगैरह को कैरी आउट करते हैं और कनेक्टिव टिश्यू को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इन्हें बनाते भी हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये कोलेजन को सिक्रीट करते हैं और इलास्टिक फाइबर्स बनाते हैं। मैक्रोफेजेस बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, उसके बाद किसके जरिए इनगल्फ करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको इनगल्फ करते हैं और बॉडी को इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने के खिलाफ इन्फेक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए बॉडी का दिफा भी करते हैं। मैस्ट सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये मैस्ट सेल्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट कर रहे होते हैं मैट्रिक्स को सिक्रीट करने वाले मैस्ट सेल्स हैं और ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। हिस्टामिन मेरे बेटे एक ऐसा सब्सटेंस है हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह के जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ज़्यादातर जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा केमिकल्स है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान जो है वो प्रोड्यूस वगैरह होता है और कह रहे हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन इन किसी भी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो है वो इसको प्रोड्यूस किया जाता है और इसके साथ साथ
ये हेपरिन को भी प्रोड्यूस करते हैं। और हेपरिन जो है ये कैसा कंपाउंड है जो कि क्या करते हैं, एंटी कोगुलेंट के तौर पर होता है। खून को एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट होगा तो क्या है कि किसी चीज़ को सॉलिडिफाई होने देता है, और एंटी कोगुलेंट यानी उसको सॉलिडिफाई, उस भी चीज़ को, जिस खास चीज़ की बात हो रही है उस चीज़ को सॉलिडिफाई नहीं, कंपैक्ट फॉर्म में, रिजिड फॉर्म में नहीं होने देता। तो मैस्ट सेल्स का ये फंक्शन है कि ये मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहे हैं, उसके साथ हिस्टामीन को कर रहे हैं। और हिस्टामीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तब बनाया जाता है जब एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तब ये प्रोड्यूस होता है। और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं बेटा जी कोई भी ऐसा, अगर बॉडी के कुछ टिश्यूज जो हैं, इन्फ्लेमेशन की जनरल बात कर रही हूँ। इन्फ्लेमेशन क्या है कि बॉडी के अगर कोई टिश्यूज वगैरह जो है वहाँ से डैमेज हो गए हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो गई हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होने जाती है, वहाँ पे सूजन बढ़ गई है, और ऐसे एरिया जो होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं उनको हम इन्फ्लेम्ड एरिया तक बोलते हैं। फैट सेल्स जो है यहाँ पे ये सिंथेसाइज और स्टोर करते हैं फैट्स को। जो कोलेजन फाइबर्स है वो टिश्यू को स्ट्रेंथ, टिश्यू को उसकी मजबूती देते हैं। और इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं कि इलास्टिक फाइबर में इलास्टिसिटी मौजूद होती है, और इसी की वजह से क्या होता है कि एक्सपेंशन बढ़ना और कंट्रैक्शन यानी बढ़ना और कम होना भी इन टिश्यूज का इन इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होता है। सेकेंड टाइप जो है मेरे बेटे ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, और फाइबर्स क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू के। तो मेरे बेटे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि कोलेजन फाइबर जो है ये डेंसली, बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन फाइबर्स। और ये जो कोलेजन, ये जो है कोलेजन फाइबर ये एक दूसरे के पैरेलल लाई कर रहे होते हैं। ये या 2 फॉर्म्स में होते हैं, या तो ये, और ये बेटे जी जब एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी कॉर्ड्स टाइप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये मेरे बेटे जो कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं ये फर्दर आगे 2 तरह के हैं, या तो ये टेंडेंस हैं या लिगामेंट्स हैं। टेंडेंस की बात करें तो टेंडेंस क्या है, इंडर्मिस ऑफ स्किन टेंडेंस मौजूद होते हैं। और ये जो मेरे बेटे टेंडेंस हैं ये इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये टेंडेंस जो है मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं मसल्स को बोन के साथ और बोन्स को दूसरी मसल्स के साथ। यानी अगर मसल जो है वो बोन के थ्रू, बोन के साथ अटैच होता है तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंडेंस। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये कोलेजन फाइबर्स हैं मौजूद हैं, और ये इनके अंदर रिड्यूस्ड कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो मैट्रिक्स जो है, अब मेरे बेटे जिन सेल्स के अंदर ज़्यादातर सेल्स मौजूद होंगे, फाइबर्स मौजूद होंगे, और उनके अंदर फिर क्या होगा कि उनके अंदर जो मैट्रिक्स है उसकी अमाउंट कम होगी। इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आप देख रहे हैं ये सारे मौजूद हैं, इधर कोलेजन फाइबर्स भी हैं और मैट्रिक्स बहुत कम है। लिगामेंट्स की बात करें, लिगामेंट्स क्या होते हैं कि जी लिगामेंट्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये अटैच करते हैं बोन को बोन के साथ। ठीक है, जो है अब आपके ये जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारी बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और वहाँ पे एक्चुअली बोन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, बोन को बोन के साथ जो चीज़ अटैच कर रही है ये लिगामेंट है, और होल्ड करते हैं बोन्स जो हमारी ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट इन प्लेस, ज्वाइंट को उनकी जगह पे बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ बोन को। और ये बेटे जी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि जो बोन्स हैं उनके में मूवमेंट में, यानी बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच ही रहें। ठीक है, ये ना हो कि जब हम इधर उधर हाथ पाँव मूव कर रहे हो तो ये ना हो कि हमारी ज्वाइंट से बोन जो है वो एक जो है बोन जुड़ी हुई है जहाँ से वो एक दूसरे के से अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता ये, बल्कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं बोन्स की मूवमेंट। और उसके बाद डिसलोकेशन वगैरह जो होते हैं, डिसलोकेशन होता है कि बोन का अपनी जगह से इधर उधर मूव करना, तो उन सारी चीज़ों को हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट हो रही होती है डेली बेसिस पे, उनमें ये क्या करते हैं कि बोन्स की जो डिसलोकेशन है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। कार्टिलेज, देन हमारे पास आता है कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज हमारे पास क्या है कि एक हार्ड फ्लेक्सिबल टिश्यू। कार्टिलेज जो है वो एक ऐसा हार्ड फ्लेक्सिबल हमारे पास टिश्यू है जो कि हार्ड भी है लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी उसमें लचक भी है, और ये हमारे बॉडी में काफ़ी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होता है। कार्टिलेज जो होता है मेरे बेटे ये कार्टिलेज जो है ये जिन सेल से मिल के बना हुआ था उन सेल्स को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो हैं एक खास स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, और उस खास स्पेस को जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं उस स्पेस को हम लेक्यूना बोलते हैं, लेक्यूना।
लेक्यूना जो है, अब लेक्यूना स्पेस है जिसके अंदर कंड्रोसाइट्स मौजूद है और इस लेक्यूना के आसपास रबड़ी मैट्रिक्स मौजूद होता है। इस रबड़ी मैट्रिक्स जो है इसको सिक्रीट करने वाले भी फर्दर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। बेटे दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। कार्टिलेज को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो कंड्रोसाइट्स हैं। ये कंड्रोसाइट्स जो हैं एक खास स्पेस में मौजूद होते हैं जिसे हम लेक्यूना बोलते हैं। इस लेक्यूना के आसपास रबरी मैट्रिक्स मौजूद होता है। उस रबरी मैट्रिक्स को बनाने वाले सेल्स जो हैं या सिक्रीट करने वाले सेल्स कंड्रोब्लास्ट कहलाते हैं हमारे पास। मैट्रिक्स जो है वो कोलेजन के साथ मिलके कार्टिलेज को उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती और उसकी जो लचक है वो प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज मेरे बेटे आगे आपके पास फर्दर 3 तरह के होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज अपनी लोकेशन की बेस पे, हाइलिन कार्टिलेज जो है दे आर अकर एट द एंड्स ऑफ द बोन इन मूवेबल ज्वाइंट। अब वो जो ज्वाइंट्स हमारे जो कि मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि कार्टिलेज जो है ये मौजूद होता है और वो जो कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा लेरिंग्स जो है उसमें भी मौजूद होते हैं और इन द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोनकाई और ट्रैकिया में भी हमारे पास ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये वहाँ भी मौजूद होता है। और बाकी जो रिब्स हैं उनके दरमियान भी जो है ये कार्टिलेज जो है रिब्स के इन बिटवीन द रिब्स के दरमियान भी मौजूद होता है, जिस तरह ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया कि जो रिब्स हैं, एक रिब और दूसरी रिब, उनके दरमियान भी ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये स्टर्नम बोन जो होती है वहाँ पे भी इसका कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है और ऑन द टिप ऑफ द नोज, हमारी नाक की जो टिप है इसमें भी ये हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज की बात की जाए तो बेटा जी हमारी जो वर्टिब्रास होते हैं उनमें डिस्क के तौर पर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बिटवीन द वर्टिब्रा ये डिस्क के तौर पर प्रेजेंट होते हैं और सराउंड करते हैं जो सॉकेट ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन है हमारे, उनकी जो सॉकेट्स, उनकी जो वो सॉकेट कहते हैं हम, वो जो पॉकेट सारी होती है जहाँ पे वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन मौजूद होते हैं, वो जो पार्ट होता है, वो जो अंदर की एक स्पेस सारी होती है जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन वगैरह मौजूद होते हैं, उन सॉकेट्स की जो एजेस होते हैं उनको ये फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये जो कार्टिलेज की एक टाइप है ये उनको सराउंड करते हैं। एंड बिटवीन द प्यूबिक बोन, हमारी जो प्यूबिक बोन है उसके दरमियान भी ये मौजूद होते हैं। इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल बेटे कौन सा होता है, ये हमारा हिप ज्वाइंट वाले जो हमारे हिप वाला बोन्स है ना, इन्हें हम लोग पेल्विक बोन्स बोल रहे होते हैं। और वहाँ पे जो पेल्विक बोन्स के जो पेल्विक गर्डल्स हैं प्यूबिक बोन के दरमियान में मौजूद होते हैं और इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक गर्डल होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज जो मेरे बेटे इलास्टिक कार्टिलेज है ये हमारे ईयर लोब के अंदर मौजूद होता है। ये जो हमारा ईयर का बाहर वाला पिन्ना होता है इसके अंदर ये मौजूद होते हैं। एट द टिप ऑफ द नोज, नोज की टिप पे भी ये मौजूद होते हैं। और इन द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस हम बोलते हैं मेरे बेटे कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है जो कि मौजूद है, कार्टिलेज का छोटा सा पोर्शन होता है जो कि मौजूद होता है हमारे गले के अंदर, बिहाइंड होता है, टंग के पीछे होता है, लेकिन जो है वो लेरिंग्स से पहले, लेरिंग्स के फ्रंट पे और टंग के पीछे मौजूद होता है और ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। और हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। इस एपिग्लोटिस के अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास जो है इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। एंड द सेप्टम ऑफ द नोज, ये जो आपके नाक के सेप्टम जो 2 पोर्शन बन रहे होते हैं, यहाँ पे भी आपके नाक के ये इलास्टिक कार्टिलेज ही मौजूद होता है। नेक्स्ट जो है मेरे बेटे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ये है बोन। बोन की बात करें तो बोन के जो सेल्स हैं उनको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन के सेल्स जो हैं ये ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं और ये भी एक खास स्पेस में मौजूद होते हैं जिस स्पेस को हम लोग लेक्यूना बोलते हैं। इस स्पेस के आसपास भी मैट्रिक्स मौजूद होता है और ये जो मैट्रिक्स, लेकिन इसके और कार्टिलेज में ये फ़र्क है कि कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ हैं, ये बोन जो हमारे पास ये हार्ड टिश्यूज़ हैं और उनके जो मैट्रिक्स होता है आसपास सेल्स उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट रिलीज कर रहे होते हैं उस मैट्रिक्स को, लेकिन ये जो मैट्रिक्स इनके आसपास होता है इस मैट्रिक्स के अंदर हैविली इम्प्रेगनेटेड यानी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कैल्शियम फॉस्फेट जो है मौजूद होता है। और यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट की मौजूदगी की वजह से ये जो हमारे पास बोन है ये एक हार्ड टिश्यू में इस तरह की ये जो सारी इम्प्रेगनेशन, ये सारी डेपोजिशन जो है कैल्शियम फॉस्फेट की, वही इस टिश्यू को हार्ड बनाती है।
ये जिस तरह से मेरे बेटे आपके पास ये दिखाया गया कि ये सारा जो स्केलेटन हमारा होता है इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द बोन, बोन से ज़्यादा मेजर पोर्शन जो हमारे स्केलेटन का वो बोन से मिलके बना है। अब आपको पता है बोन्स बेटे जी हार्ड स्ट्रक्चर, और ये क्या करते हैं कि ये हमें प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम में बोन्स ना मौजूद होती, तो अगर हम में सिर्फ जस्ट ये फ्लैश ही मौजूद होती, ये जो स्किन है हमारी सारी फ्लैश वगैरह यही मौजूद होती, तो बेटे फिर क्या था कि हमारी बॉडी में जो है वो क्या होना था कि हमारे जो सारी स्किन थी उसको सपोर्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। फिर क्या होना था कि हमारी बॉडी में हमारा जो हम खड़े ही नहीं हो सकने थे ना, क्योंकि एक्चुअली बोन्स जो हैं वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसकी वजह से तो हम लोग बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट सीधे खड़े हो सकते हैं। अगर बोन्स ना होती तो फिर हम लोग सीधे खड़े होने के भी काबिल नहीं होने थे। ठीक हो गया मेरे बेटे। नेक्स्ट आपके पास जो एक जो टाइप रहेगी एडिपोज टिश्यू, इसकी कनेक्टिव टिश्यू की है। ये कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप है एडिपोज टिश्यू, हम कहते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो है वो एक खास टाइप ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इस उनमें एबिलिटी ये होती है सेल्स में कि वो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं ये लिपिड वगैरह को स्टोर करते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये लार्ज नंबर ऑफ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो फैट वगैरह स्टोर होता रहता है, कि इनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ में एडिपोज टिश्यू जो है वो एक खास टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट मेरे बेटे हम लोगों ने डिस्कस करना है ब्लड को, ठीक है। ब्लड के बारे में बात करें तो हम कहते हैं ब्लड जो है ये भी आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर ब्लड जो है मेरे बेटे एक खास कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा जो है उसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर वो जो प्लाज्मा है उसके अंदर हमारे पास स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे सेल्स को देख लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मेरे बेटे बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। इनकी डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो ये बायकनकेव टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ए न्यूक्लिएट होते हैं। मेच्योर आरबीसीज के अंदर मेरे बेटे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मेच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और ये डिस्क की तरह के हमें नजर आ रहे हैं, तो इनका डायमीटर बात करें तो 7 to 8 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है। और मेरे बेटे एक बॉडी के अंदर इनकी क्वांटिटी की बात करें तो दे आर अबाउट 4 to 6 मिलियंस। इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो अबाउट 15 के दिनों में इनकी डेवलपमेंट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और इनका लाइफ स्पेन देखें तो 100 से 120 डेज तक होता है। और ज़्यादा मैक्सिमली यही कहा जाता है कि आरबीसीज जो है ह्यूमन के केस में उनका जो लाइफ स्पेन है वो आरबीसीज जो है ह्यूमन में उनका लाइफ स्पेन 120 डेज है। फंक्शन क्या करते हैं जी, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। सबसे मेजर इसके अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स में जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद होती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ल्यूकोसाइट्स हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, स्फेरिकल होते हैं और न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। 4800 से 10,800 तक इनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी या अमाउंट मौजूद होती है। अब मेरे बेटे ल्यूकोसाइट्स जो है ये आगे फर्दर दो कैटेगरीज में हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो है इन्हें डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक ए ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ये ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो इसमें जो पहला हमारे पास टाइप आती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है मल्टी लोब्ड होता है, यानी न्यूक्लियस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा लोब्ड होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसका डायमीटर जो होता है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर तक डायमीटर होता है। और इनके अंदर मेरे बेटे ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ये 3000 से 7000 तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी डेवलपमेंट की जो है वो अबाउट 14 डेज का ड्यूरेशन होता है। और इनके लाइफ स्पेन जो है 6 hours to a few days, ये 6 घंटे से आगे फ्यू डेज तक जिंदा रह सकते हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है। और ज़्यादातर ये काम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह की फैगोसाइटोसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रैनुलोसाइट है इज ओसिनोफिल्स। जो ओसिनोफिल्स है इनके अंदर न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है। मेरे बेटे याद रखने के न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो मल्टी लोब्ड होता है, लेकिन ओसिनोफिल्स में न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है, यानी 2 लोब्स मौजूद होती हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर नहीं आपको लग रहा है जैसे मेरे बेटे हेडफोन्स होते हैं, है ना, ऐसे ही स्ट्रक्चर लग रहा है ना आपको। तो है न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है एंड इनके साइटोप्लाज्मिक जाहिर बात है ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। डायमीटर की बात करें तो 10 से 14 तक इनका डायमीटर होता है।
आगे हमारे पास बेटे जी इसकी डेवलपमेंट देखें तो 100 जो इसका ब्लड में अमाउंट है वो 100 to 400 तक जो है वो इनकी अमाउंट होती है। और आगे इसका जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है इट इज़ ऑल्सो अप टू 14 डेज, और लाइफ स्पेन जो है वो जस्ट अप टू 5 डेज। ये क्या करते हैं कि पैरासाइटिक जो वर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं, और एनर्जी जो कम्प्लेक्स रोल होता है इनका एलर्जी और एस्थमा के जो हमारी बॉडी में एलर्जी और एस्थमा के जो आपकी बॉडी के अंदर सारे जो होते हैं कि एलर्जी की कंडीशन होती है और जो अस्थमा वगैरह की कंडीशन होती है उनमें भी इनका बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ये। अब मेरे बेटे ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन है ये आपके बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, आपके बुक के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही लिखा गया है, जस्ट बताया गया है कि ब्लड जो है वो भी एक आपके पास कनेक्टिव टिश्यू ही है। बेसोफिल्स की बात करें, बेसोफिल भी मेरे बेटे ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनका न्यूक्लियस लोब्ड होता है, न्यूक्लियस की लोब मौजूद है इसमें भी, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं, और डायमीटर जो है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर, 20 to 50 तक इनकी अमाउंट होती है। डेवलपमेंट के डेज 1 to 7 डेज, एंड लाइफ स्पेन जो है वो फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज। ये क्या करते हैं, ये मेरे बेटे हिस्टामीन वगैरह को रिलीज करते हैं और दूसरे मीडिएटर्स जो कि इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले कर रहे थे उनको प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर ये जो है इनके पास हेपरिन भी होता है, ये हेपरिन को भी यानी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद हेपरिन हमारे पास क्या एक एंटी कोगुलेंट है। एक ग्रैनुलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते, इसमें दो ही टाइप्स आती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनका न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, और ये डायमीटर के हिसाब से देखें तो 5 to 17 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, लेकिन बेटा इनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते। 1500 से 3000 तक इनकी अमाउंट है, और ये डेज टू वीक्स तक ले सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के। इनका जो टाइम पीरियड वो कहते हैं डेज टू वीक्स तक का होता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो 1 घंटे से लेकर सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं, आवर्स टू ईयर्स तक। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बाय डायरेक्ट सेल अटैक और वाया एंटीबॉडीज। ये मेरे बेटे लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं कि ये अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आया तो उस पर डायरेक्टली अटैक कर देंगे बाय डायरेक्ट सेल अटैक, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इस बात के लिए उभारते हैं कि बाहर पे जो डायरेक्ट है सेल पे अटैक किया जाए, किसी सेल पे अटैक किया जाए, ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उनको मारा जाए, या फिर ये जो जिस सेल के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज वायरस वगैरह जो है उनका उस सेल के अंदर वायरस वगैरह या बैक्टीरिया मौजूद है, ये क्या कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को इस बात पे उभारते हैं कि जाके सेल के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जाए या एंटीबॉडीज़ वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस की जाए। मोनोसाइट्स की बात करें तो न्यूक्लियस इनमें भी मौजूद होता है, इनमें न्यूक्लियस जो है या तो यू शेप्ड का होता है या किडनी शेप्ड का होता है न्यूक्लियस इनमें, ठीक है। और ये ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होते, ये एक ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनका डायमीटर 14 to 24 माइक्रोमीटर है। और इसके बाद आप इनकी बात करें कि अमाउंट की तो 100 से 700 तक इनकी अमाउंट होती है, और डेज में जो डेवलपमेंट के 2 to 3 डेज, एंड इनके जो लाइफ स्पेन है वो अप टू मंथ्स तक होता है। फैगोसाइटोसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज, और टिश्यूज के अंदर जाके मैक्रोफेजेस में मोनोसाइट्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवली फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है हमारे पास वो कैरी आउट कर रहे होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स कहा जाता है कि ये जी हमारे पास क्या है कि ये एक लार्ज सेल के पार्ट्स होते हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है मेरे बेटे। बाकी इनका डायमीटर जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक डायमीटर होता है, और इनके अमाउंट जो है वो हम देख लें, हम 1.5 लाख से 4 लाख तक इनकी अमाउंट होती है। डेवलपमेंट का टाइम 4 to 5 डेज, स्पेन जो है वो 5 to 10 डेज तक होता है, ठीक है। और मेरे बेटे जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ये फिब्रिनोजन प्रोटीन्स वगैरह के साथ मिल के क्या करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं तो ब्लड जो आपको पता है बेटे जी ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेके बाकी हमारे बॉडी तक जाते हैं, बाकी बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके लंग्स तक आता है। फूड सब्सटेंसेस जो है इंटेस्टाइन्स वगैरह जहाँ पे फूड सब्सटेंसेस हमारे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो वहाँ से फूड को लेके पूरी बॉडी के सेल्स में फूड को देता है। बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी टिश्यूज़ जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे टिश्यूज से लेकर किडनी तक पहुँचाने का काम भी ब्लड का ही होता है, और लिवर से भी लेके बाहर जाता है, वहाँ पे जा रहा होता है किडनी तक ताकि उनको एक्सक्रीट आउट बाहर किया जा सके। आपको पता है बेटे जी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन जो है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं, और ब्लड फिर उनके लिए रोल प्ले करता है कि उन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन जो है उनको लेके उनके टारगेट एरिया तक जाया जाए।
बाकी बॉडी हीट वगैरह, अब कुछ हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, इस हीट को भी रेस्ट ऑफ द बॉडी में इक्वली डिवाइड करने के लिए, या इक्वली जो वहाँ उस मेटाबॉलिकली जो है वो एक्टिव ऑर्गन से हीट को लेके दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम तक, ये सारे काम जो है वो आपके पास ब्लड परफॉर्म कर रहा होता है। बाकी बेटे जी जो ब्लड है इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और ब्लड ही आपको पता है ना कि ऑक्सीजन लेके जाने के लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके जाने के लिए, सब के लिए ये जो रोल प्ले कर रहा होता है ये हमारा ब्लड ही प्ले कर रहा होता है। बाकी बेटे आपको पता है ब्लड के अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बफर भी मौजूद होते हैं जो एक्चुअली ब्लड की पीएच वगैरह को मेंटेन करते हैं। तो ये मेरे बेटे सारा टॉपिक था आपके पास कनेक्टिव टिश्यू का। अब मेरे बेटे आपने अपनी बुक तक ही कन्फाइंड रहना, जिधर आपकी बुक तक जहाँ पे मतलब जो जो चीज़ें आपकी बुक में लिखी हैं जस्ट आपने वही मेंशन करनी है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझाने के लिए दी गई है। थैंक यू सो मच बेटा।